हेलो दोस्तों, मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। जितने भी जेई के एग्ज़ाम्स होते हैं स्टेट लेवल्स पे, उसके लिए हम आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें से पहला सब्जेक्ट है हमारा मैकेनिक्स। आज हम मैकेनिक्स की बात करेंगे कि मैकेनिक्स में होता क्या है, क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़ाई जाती हैं। बहुत ही सिंपल और अच्छा और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है मैकेनिक्स। बहुत कुछ जानने के लिए है मैकेनिक्स में। पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग बेस है मैकेनिक्स में। चलिए हम आज बात करते हैं मैकेनिक्स की। तो मैकेनिक्स की हमने बात की तो सबसे पहले बात आती है कि इसको कहा क्या जाता है, इसकी डेफिनीशन क्या होती है। तो मैकेनिक्स की जो डेफिनीशन होती है वो है द मैकेनिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग which deals with the state of rest or motion of bodies under the action of force। कहने का मतलब है, जब कोई बॉडी मैकेनिक्स इंजीनियरिंग साइंस की वह ब्रांच है, वह शाखा है जहाँ कोई बॉडी रेस्ट मतलब स्थिर अवस्था में, मोशन अर्थात गतिशील अवस्था में है, तो उस बॉडी पर लगने वाले फोर्सेस का अध्ययन करना ही मैकेनिक्स कहलाता है। मैकेनिक्स को हमने दो भागों में बांटा, स्टैटिक्स और डायनामिक्स। मैकेनिक्स को हमने कितने भागों में बांटा? मैकेनिक्स को हमने दो भागों में बांटा, स्टैटिक्स और डायनामिक्स। फिर डायनामिक्स के दो भाग हो गए, काइनेमैटिक्स और काइनेटिक। तो हम क्या बात करें, मैकेनिक्स को हमने दो भागों में बांटा, स्टैटिक्स और डायनामिक्स। डायनामिक्स को दो भागों में बांटा, काइनेमैटिक्स और काइनेटिक्स। अब हम स्टैटिक, डायनामिक्स, काइनेटिक और काइनेमैटिक्स के बारे में हम बात करेंगे। तो हम आगे चलते हैं। तो इसके कुछ बेसिक टर्म्स हैं, उन पे बात करेंगे। पहला है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स क्या होता है? कुछ नहीं है, ये भी एक इंजीनियरिंग साइंस की एक ब्रांच है जिसमें स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट व्हेन द रिजिड बॉडी इज ऑन रेस्ट। कहने का मतलब यहाँ पर है, जब कोई रिजिड बॉडी रेस्ट की अवस्था में है, विश्राम की अवस्था में है, तो उस समय उस पर लगने वाले फोर्सेस और उसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं, इसको हम पढ़ते हैं स्टैटिक्स में। अब यहाँ एक वर्ड आया रिजिड बॉडी। अब रिजिड बॉडी क्या होती है, तो बात कर लेते हैं रिजिड बॉडी पे कि रिजिड बॉडी होती क्या है। रिजिड बॉडी कहते हैं विच डज नॉट चेंज इट्स शेप एंड साइज अंडर एनी लोड और फोर्स। ये ज़रूरी नहीं है रिजिड बॉडी ठोस हो, सॉलिड ज़रूरी नहीं कि सॉलिड ही हो, वो लिक्विड भी हो सकती है, सॉलिड भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर रिजिड बॉडी सॉलिड होती है। तो रिजिड बॉडी पे बात करें तो उसने कहा है कि विच डज नॉट चेंज इट्स शेप एंड साइज अंडर एनी लोड और फोर्सेस। मतलब कोई बॉडी है, अगर हम उस पर लोड डालेंगे तो उसके शेप और साइज में अगर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है तो वह रिजिड बॉडी कहलाती है। जैसे हमने कोई एक लोहे का टुकड़ा ले लिया, लोहे के टुकड़े में हम लोड डालेंगे, फोर्स डालेंगे, तो जल्दी से उसका शेप और साइज चेंज नहीं होता है। लेकिन क्या है, वो एक सॉलिड है, सॉलिड होने के साथ साथ रिजिड भी है। अगर यहीं हम कह दें बेल्ट, जो गाड़ियों में बेल्ट लगाई जाती है मूव कराने के लिए, तो बेल्ट तो आप देखते हैं कि सॉफ्ट होती है, मुड़ जाती है कई जगह से, लेकिन जब उस पर हम फोर्स लगाते हैं, क्या उसका साइज और शेप चेंज होता है? नहीं होता है।
वो सॉलिड बॉडी नहीं है, फ्लेक्सिबल है, सॉलिड नहीं है, लेकिन उसके शेप और साइज में चेंजमेंट नहीं होता है, इसलिए उसको हमने रिजिड बॉडी कहा है। तो रिजिड बॉडी वो बॉडी होती है जिस पे हम कोई फोर्स लगाएं तो उसके शेप और साइज में कोई भी परिवर्तन ना हो, ऐसी बॉडी हम रिजिड बॉडी कहते हैं। स्टैटिक्स की बात हो गई, रिजिड बॉडी का वर्ड आया, उस पर हमने बात कर लिया। आगे चलते हैं, डायनेमिक्स की बात करते हैं। व्हाट इज़ डायनेमिक्स? यह भी एक इंजीनियरिंग साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट व्हेन द रिजिड बॉडी इज ऑन मोशन। जब कोई रिजिड बॉडी, अभी हम बता देंगे, जितनी भी मशीनें बनती हैं, एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि मशीन कैसी बॉडी से बनी है, रिजिड है, लिक्विड है, फ्लूइड है, क्या है? तो हमेशा याद रखना, कोई भी मशीन है वो हमेशा और हमेशा रिजिड बॉडी से बनती है। तो डायनेमिक्स में हम बात कर रहे थे, स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट व्हेन द रिजिड बॉडी इज ऑन मोशन। जब कोई बॉडी नहीं, रिजिड बॉडी, जब कोई रिजिड बॉडी मोशन कर रही हो, गति कर रही हो, तो उस पे लगने वाले फोर्सेस और उसके इफ़ेक्ट के बारे में अध्ययन करना जिस इंजीनियरिंग साइंस के अंतर्गत होता है उसे हम डायनामिक्स कहते हैं। अब डायनामिक्स के भी दो भाग थे, काइनामेटिक्स और एक काइनेटिक्स। तो अब बात कर लेते हैं हम काइनामेटिक्स। काइनामेटिक्स का मतलब ही होता है प्योर मोशन, केवल और केवल मोशन हो और कुछ भी ना हो। तो काइनामेटिक्स में क्या कहा गया? ये भी इंजीनियरिंग साइंस की एक ब्रांच है। इट इज़ द डायनेमिक्स अंडर विच वी स्टडी द मोशन ऑफ बॉडीज़ विदाउट कंसीडरिंग द फोर्स ऑन द बॉडी। जब कोई बॉडी मूव कर रही है, अब मूव ऐसे तो करेगी नहीं, मूव करेगी तो उसमें फोर्स लगाना पड़ेगा, जब फोर्स लगाएंगे तब मूव करेगी। और जब अगर कोई गाड़ी मूव कर रही है तो उसमें फोर्स लग रहा है और उसमें मोशन भी हो रहा है। दो चीज़ें, एक फोर्स और मोशन। अगर हम यहाँ से फोर्स को हटा लें तो केवल बचता है मोशन, और इसी मोशन को जिस इंजीनियरिंग साइंस की ब्रांच में करेंगे उसी को काइनामेटिक्स कहते हैं। कहा गया यहाँ पे इट इज़ द डायनेमिक्स, ये क्या है? डायनेमिक्स है, अंडर विच द स्टडी द मोशन ऑफ बॉडीज विदाउट कंसीडरिंग द फोर्स ऑन द बॉडी। हम किसी बॉडी पे मोशन का अध्ययन करेंगे, केवल और केवल मोशन का अध्ययन करेंगे और उसमें लगने वाले फोर्सेस का अध्ययन नहीं करेंगे। मतलब फोर्स को छोड़कर केवल मोशन का अध्ययन करना ही काइनामेटिक्स कहलाता है। आगे बात करेंगे काइनेटिक्स की। काइनेटिक, मोशन एंड फोर्स, मतलब फोर्स और मोशन दोनों का अध्ययन जिस ब्रांच में करते हैं उसे हम काइनेटिक्स कहते हैं। यहाँ पर कहा गया इट इज़ द डायनामिक्स अंडर विच वी स्टडी द मोशन ऑफ बॉडीज एंड फोर्सेस वर्क। आगे चलते हैं, पार्टिकल। कोई भी वस्तु है छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिल के बनी होती है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या होता है? कोई कण होता है, इसकी डायमेंशन को हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं, नेग्लिजिबल होती है, तो उसी को पार्टिकल। कोई बॉडी है उसकी डायमेंशन को हम नहीं माप पाए तो वो पार्टिकल कहलाता है। इसको कहा गया अ बॉडी ऑफ नेग्लिजिबल डायमेंशन। ऐसी बॉडी जिसकी कोई भी डायमेंशंस ना हो उसे हम पार्टिकल कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स की बात करेंगे। मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, इसमें कई सारी चीज़ें आएंगी, उनकी हमें यूनिट्स पता होनी चाहिए। क्या क्या
फंडामेंटल यूज होते हैं मैकेनिक्स में क्वांटिटी को ज्ञात करने के लिए। तो इसमें कितने मेजरमेंट हैं? 4 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ इन मैकेनिक्स। 4 फंडामेंटल्स क्वांटिटीज़ हैं मैकेनिक्स में। पहला तो मास, जिसको हम हिंदी में द्रव्यमान कहते हैं। मास होगा, लेंथ उसकी लंबाई होगी, टाइम समय दिया गया होगा, फोर्स उस पर जो फोर्स लग रहे हैं, वहाँ पे जो बल लग रहा है, इन 4 चीज़ों का अध्ययन हम करेंगे मैकेनिक्स में। इनका बहुत ज़्यादा यूज आएगा, मास का, लेंथ का, टाइम का और फोर्स का। आगे हम बात करते हैं टू डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट वी डीलिंग विद ड्यूरिंग द कोर्स। जब हम ये कोर्स आगे पढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर हमें 2 डिफरेंट यूनिट्स मिलेंगे। एक को हम कहते हैं FPS, ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, और यूएस और ब्रिटिश में चलते हैं। जैसे हम लोग यहाँ इंच में भी मापते हैं, फीट में भी मापते हैं, मीटर मापते हैं, तो हमारे यहाँ इंडिया में सब मिक्स कल्चर है। तो हम अमेरिकन यूनिट्स को भी पढ़ते हैं और ब्रिटिश यूनिट्स को पढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें FPS में, ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट में, तो हम लंबाई को फीट में मापते हैं, टाइम को सेकंड में और फोर्स को पाउंड में मापते हैं। SI सिस्टम, अब 2 सिस्टम थे दुनिया में, तो चीज़ों को बनाने में कोई फीट में बना रहा है, कोई इंच में बना रहा है, कोई अलग, कोई मीटर में बना रहा है, कोई सेंटीमीटर में बना रहा है। तो हमारे जो मशीनों के पार्ट्स थे वो मिलने में बड़ी कठिनाई होती थी। तो इन दोनों को एक जगह मर्ज किया गया और फिर बना SI, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, और इसी को कहा जाता है मेट्रिक यूनिट या SI यूनिट। हम ज़्यादातर इसी का ही अध्ययन करेंगे, इसी के बारे में पढ़ेंगे। हम जितना भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे तो ज़्यादातर हमें SI यूनिट्स के बारे में ही पढ़ना है। तो SI यूनिट में हम लेंथ को मीटर में मापते हैं, टाइम को सेकंड में और फोर्स को न्यूटन में। ध्यान रखना, फोर्स को न्यूटन में, टाइम को सेकंड में, लेंथ को मीटर में मापते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लेते हैं समरी ऑफ द 4 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ इन द 2 सिस्टम। दोनों सिस्टम में किसको क्या क्या कहा जाता है, किस किस में मापते हैं। तो SI सिस्टम है और US यूनिट, इसको ब्रिटिश FPS कहा गया। तो मास को, द्रव्यमान को हम SI में मापते हैं किलोग्राम में, लंबाई लेंथ को मापते हैं मीटर में, टाइम को मापते हैं सेकंड में, फोर्स को मापते हैं न्यूटन में। हमें इसके बारे में ही ज़्यादातर पढ़ना है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं मास एंड वेट। दोनों चीज़ें एक जैसे ही लगते हैं कि मास वेट एक ही चीज़ तो है, द्रव्यमान और भार। दोनों में अंतर है। मास को हम किलोग्राम में लिखते हैं, मास को हम किलोग्राम में लिखते हैं। तो मास के लिए कहा गया यहाँ पे, मास इज द मैटर कंटेंट इन द बॉडी। किसी बॉडी में उस मटेरियल का कितना कंटेंट है, कितनी मात्रा है, उसी को हम मास कहते हैं। किसी बॉडी में कितना कंटेंट है मटेरियल का, उसी को हम मास कहते हैं। इसको किलोग्राम में मापते हैं। हम बात करते हैं वेट की। वेट, जब किसी मास को पृथ्वी ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू अपनी ओर जिस फोर्स से खींचती है, वेट एक तरीके का फोर्स है। जिस फोर्स के साथ में
पृथ्वी किसी मास को अपनी ओर खींचती है उसी को वेट कहा जाता है। ये डिफरेंस है, किसी बॉडी में कितना कंटेंट है वो मास कहलाया, और उस कंटेंट या उस बॉडी को पृथ्वी, हमारी अर्थ, जिस फोर्स से अपनी ओर खींचती है उसको हम वेट कहते हैं। कहा गया वेट इज अ बॉडी, weight of a body is a force by which is attracted towards the center of earth. It is expressed in Newton. इसको हम न्यूटन में मापते हैं। वेट को हम किससे मापते हैं? या किलोग्राम फोर्स में भी माप सकते हैं या न्यूटन में। अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन मास एंड वेट। मास, द्रव्यमान और भार के बीच में एक रिलेशन होता है, उसे एक फार्मूला है जिससे हम लिखते हैं W बराबर mg। अगर मास में गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का हम मल्टीप्लाई कर दें तो वो वेट बन जाता है। तो हमने फार्मूला लिखा W बराबर mg, हमने फार्मूला लिखा W बराबर mg। तो वेट का यूनिट क्या होता है? हमने बताया न्यूटन या किलोग्राम फोर्स। आगे बढ़ते हैं। अब फोर्स की बात आ गई थी, तो फोर्स क्या होता है? फोर्स क्या होता है? फोर्स कुछ नहीं है, एक एक्सटर्नल एजेंट है जो हम किसी बॉडी पे लगाते हैं तो उसमें कई सारे चेंजेस आ जाते हैं। किसी बॉडी में चेंजेस लाने के लिए हम फोर्स अप्लाई करते हैं। कहा गया फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट विच चेंज और टेंड टू चेंज द पोजीशन ऑफ बॉडी। अगर किसी बॉडी में कोई फोर्स लगाएंगे या तो उस बॉडी की वो पोजीशन को चेंज कर देगा या उसको चेंज करने का प्रयास करेगा। किसी बॉडी पर लगाया जाने वाला एक एक्सटर्नल एजेंट जो उस बॉडी की पोजीशन को चेंज कर दे या चेंज करने का प्रयास करे, उसी को हम फोर्स कहते हैं। अब फोर्स कर क्या क्या सकता है? फोर्स लगा रहे, हमको पता होना चाहिए वो क्या क्या कर सकता है। तो आगे बात करते हैं। फोर्स कैन, नंबर पहला है चेंज द मोशन ऑफ अ बॉडी। किसी बॉडी के मोशन को चेंज कर सकता है। बॉडी के मोशन को चेंज करने का मतलब उसे धीमा कर सकता है, बढ़ा सकता है, रोक सकता है। नंबर दूसरा रिटार्ड, मतलब स्टॉप, रिटार्ड या स्टॉप द मोशन ऑफ द बॉडी। जो हमने कहा भी, बॉडी को चला सकता है या उसे रोक सकता है। तीसरा बैलेंस द फोर्स ऑलरेडी एक्टिंग ऑन अ बॉडी। अगर किसी बॉडी में फोर्स लग रहे हैं तो उनको बैलेंस भी कर सकता है। बैलेंस करने का मतलब ये है कि आपको मान लेते हैं आप एक बॉडी हो, आपको कोई पीछे से खींच रहा है और आप पीछे की ओर झुक जाओगे तो आप बैलेंस फोर्स में नहीं हो, क्योंकि आपके एक ही तरफ फोर्स लग रहा है। अगर एक पीछे से खींच रहा है उतनी ही फोर्स से कोई व्यक्ति आपको दूसरी तरफ खींचे तो आप वैसे कि वैसे रहोगे, वहाँ पर फोर्स बैलेंस हो जाएगा। तो क्या करेगा? बैलेंस द फोर्स ऑलरेडी एक्टिंग ऑन अ बॉडी। किसी बॉडी पर वो बैलेंस फोर्स लगा सकता है। चौथा गिव राइज टू द इंटरनल स्ट्रेस इन अ बॉडी। किसी बॉडी के अंदर स्ट्रेस पैदा कर सकता है। स्ट्रेस मतलब खिंचाव। कोई बॉडी है, उसमें आप फोर्स डालोगे, उसको दबाओगे, स्ट्रेस पैदा होगा, या उसको खींचोगे तब भी उसमें स्ट्रेस पैदा होगा। चलिए, स्ट्रेस का मतलब होता है एक तरीके से, आप इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिबल। आप अगर किसी चीज़ पे बल लगा रहे हो तो उसका एक रिएक्टिव फोर्स जनरेट होगा जो उसको दूसरी तरफ खींचेगा, तो वही उसमें वहाँ पे स्ट्रेस पैदा होता है। उसी को हम प्रतिबल, प्रतिबल का मतलब बल का विपरीत बल जो लगे वही प्रतिबल कहलाता है।
आगे बात करेंगे। बात करने जा रहे हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ अ फोर्स। फोर्स की क्या क्या करेक्टरिस्टिक हो सकती हैं, तो हम बात करेंगे टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स में क्या क्या होता है। पहला होता है द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। फोर्स का एक मैग्नीट्यूड होता है, कोई वैल्यू होती है कि 10 किलोन्यूटन का फोर्स है, 2 किलोन्यूटन का फोर्स है, 3 किलोन्यूटन का फोर्स है, ये उसका मैग्नीट्यूड कहलाता है। तो फोर्स में होता है एक मैग्नीट्यूड, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। दूसरा होता है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। किस लाइन ऑफ एक्शन पे फोर्स लग रहा है, किस डायरेक्शन पे लग रहा है फोर्स। एक लाइन होती है फोर्स की, उसी को कहते हैं। मान लेते हैं कोई एक बॉडी ये है, इस पर हमने इस तरीके से फोर्स अप्लाई किया 5 किलो न्यूटन का। यहाँ पर जो फोर्स है, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है ये, इसी को कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। आगे बात करेंगे द नेचर ऑफ द फोर्स। कोई बॉडी है, इसको हम इस तरफ की ओर खींच रहे हैं, तो ये फोर्स कहलाता है पुल, मतलब खिंचाव का। हम इस बॉडी को यहाँ से खींच रहे हैं तो ये फोर्स कहलाता है पुल। पुल मतलब खींचना, खिंचाव। खिंचाव क्या है, उसका नेचर है कि आप कैसा फोर्स लगा रहे हो, खींच रहे हो, उसका नेचर है। तो नेचर ऑफ द फोर्स। अगर आप इसी बॉडी में आप फोर्स ऐसे लगा रहे हो, इसको क्या कर रहे हो, आप पुश कर रहे हो, दबा रहे हो, तो ये नेचर है फोर्स का। तो नेचर ऑफ द फोर्स, फोर्स के दो नेचर होते हैं, पुल एंड पुश। आगे बात करेंगे द पॉइंट एट विच द फोर्स इज एक्टिंग। फोर्स किस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, ये जो पॉइंट हमने दिया था, इस पर ये फोर्स लग रहे हैं, तो यही वो पॉइंट है जहाँ पर फोर्स काम कर रहा है, एक्ट कर रहा है। तो इसी को कहते हैं द पॉइंट एट विच द फोर्स इज एक्टिंग। अगर किसी जगह पर किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है तो वहाँ पर क्या मिलेगा, एक आपको मैग्नीट्यूड मिलेगा फोर्स का, दूसरा उसका लाइन ऑफ एक्शन मिलेगा, ऊपर की ओर लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है, दाएं लग रहा है या बाएं लग रहा है। तीसरा मिलेगा उसका नेचर, कैसा नेचर है, वो उस वस्तु को खींच रहा है कि उसको दबा रहा है। चौथा मिलेगा पॉइंट, किस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है, वो पॉइंट एट विच द फोर्स इज एक्टिंग। आगे बात करते हैं एमकेएस सिस्टम में फोर्स को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहला किलोग्राम फोर्स, केजीएफ। दूसरा न्यूटन। न्यूटन को ही किलोग्राम फोर्स कहा जाता है। जैसे हमने कहा फोर्स, कोई फोर्स लगा है तो कहीं कहीं आपको किलोग्राम फोर्स। अब केजीएफ क्या है, वेट है, वेट W बराबर mg, W बराबर mg। m को लिखते हैं किलोग्राम से और g को लिखते हैं ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन है तो इसको क्या लिख देंगे f, या a, एक्सेलरेशन a से लिखते हैं लेकिन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हम f से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या हो गया, और वेट क्या था, एक फोर्स था जो पृथ्वी अपनी ओर खींचती है किसी वस्तु को। यहाँ से क्या मिला हमको, एमकेएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट केजीएफ मिली और केजीएफ को ही आगे बदल के न्यूटन किया गया। तो एमकेएस सिस्टम में फोर्स को दो यूनिट से मापते हैं, एक केजीएफ और दूसरा न्यूटन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रिजल्टेंट फोर्स की। व्हाट इज रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स क्या है, तो कह रहा है द रिजल्टेंट फोर्स इज द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्स एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन द ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट है,
उस पर दो फोर्स लग रहे हैं जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में हों, तो उनका रिजल्ट कितना आएगा? द रिजल्टेंट फोर्स इज 0 इफ बोथ फोर्स आर इक्वल। अगर दोनों फोर्स जो विपरीत दिशा में लग रहे हैं समान हैं तो उनका रिजल्टेंट 0 आएगा। अगर कोई वस्तु अपनी स्थिति को परिवर्तित कर रही है या चल रही है, मूव कर रही है, एक्सेलरेट हो रही है कोई वस्तु, तब वहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं होगा। कैसे, बात करते हैं। मान लेते हैं कोई वस्तु ये है, इस पर एक दिशा में 5 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है और दूसरी दिशा में 3 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब ये बताओ इस व्यक्ति को या कोई वस्तु है, कौन सा फोर्स अपनी ओर खींच लेगा? जाहिर सी बात है, 5 किलो न्यूटन का हमको ज़्यादा लग रहा है तो खींच लेगा। तो कितने फोर्स से खींचेगा? रिजल्ट कितना आएगा? इसका रिजल्टेंट कितना है? तो हमने रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा कितना? इसकी डायरेक्शन एक और है, राइट साइड है, इसकी डायरेक्शन राइट साइड है, इसकी लेफ़्ट साइड है, तो दोनों विपरीत हैं। विपरीत हैं मतलब दोनों क्या होंगे? घटेंगे। तो 5 किलो न्यूटन का फोर्स है एक, दूसरा है 3 किलो न्यूटन का, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 किलो न्यूटन। तो 2 किलो न्यूटन से ये वस्तु इस ओर चली जाएगी। तो रिजल्टेंट कितना आया? 2 किलो न्यूटन। अगर हम कह देते चलो कोई फोर्स है एक इस तरफ 5 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर भी 5 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो अब यहाँ देखो दोनों फोर्स कैसे हैं? बराबर फोर्स हैं। तो इनका रिजल्टेंट कितना आएगा? 5 में से 5 घट जाएगा और 0 आएगा। इस वस्तु में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे रस्सी खींचने वाला एक खेल होता है, एक रस्सी है, उसको एक सिरे से कई लोग खींचते हैं, दूसरे सिरे से कई लोग खींचते हैं। अगर दोनों तरफ फोर्स बराबर लग रहे हैं तो रस्सी को कोई नहीं खींच पाता है। लेकिन जिस ओर कोई ताकतवर व्यक्ति लगा होता है तो अपनी ओर उस रस्सी को खींच लेता है, क्योंकि उसका रिजल्टेंट उसकी तरफ हो जाता है। वहाँ पर रिजल्टेंट 0 नहीं होता है। अगर कोई नहीं खींच पाता इसका मतलब वहाँ रिजल्टेंट 0 है। अब जैसे एक क्वेश्चन इसी में दिया गया है, दो फोर्स हैं इस गाड़ी पे लग रहे हैं। एक 50 किलो न्यूटन का इधर से लग रहा है और 100 किलो न्यूटन का इधर लग रहा है। तो दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के उल्टा हैं, विपरीत हैं। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? 100 में से हम क्या करेंगे? 50 घटा देंगे, क्योंकि विपरीत दिशा में है तो इसका 50 न्यूटन आ जाएगा। अगर यही मान लेते कोई फोर्स किसी बॉडी में, एक फोर्स ये लग रहा है और दूसरा फोर्स ये लग रहा है, ये 1 किलो न्यूटन का है, 2 किलो न्यूटन का है, तो दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। जब एक ही दिशा में हो गए तो ऐड हो जाएंगे। इसका रिजल्टेंट आ जाएगा 1 + 2 = 3 किलो न्यूटन। बात समझ में आ गई होगी आपको। आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया गया, कह रहा है अ सिंगल फोर्स यूज टू रिप्रेजेंट ऑल द फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। कोई फोर्स है, कोई बॉडी है, उस पर कोई कई सारे फोर्स लग रहे हैं, तो हम उसको एक सिंगल फोर्स से अगर रिप्रेजेंट करें कि कितना लग रहा है, उसी को हम रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। जैसे एक बॉडी है आपकी, ये रखी है, राइट हैंड साइड पे 20 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है और लेफ्ट में 10 किलो न्यूटन का लग रहा है, तो उस पर एक रिजल्टेंट फोर्स आएगा, एक पर्टिकुलर फोर्स आएगा, एक फोर्स होगा। वो एक फोर्स क्या होगा? तो इसका रिजल्टेंट होगा। तो रिजल्टेंट कितना निकलेगा? 20 - 10, तो कितना बचा? 10 किलो न्यूटन बता रिजल्टेंट हुआ। चलो आगे बात करते हैं। एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या कह रहा है यहाँ पर? 10 न्यूटन ऊपर की ओर लग रहा है, 20 नीचे की ओर लग रहा है, तो दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। तो हम क्या कर दें इसमें?
दोनों रिजल्टेंट फोर्स निकालना है तो 20 में से 10 घटा दें तो ये आएगा 10 किलो न्यूटन। अगर ये फोर्स दोनों एक ही डायरेक्शन में लगते, ये 10 इधर लग जाता, तो अब दोनों ये ऐड हो जाते तो हो जाता 30 किलो न्यूटन, लेकिन अभी विपरीत दिशा में लगे हुए हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक एग्जाम्पल ये है कि एक साइकिल सवार व्यक्ति है, वो जा रहा है, इस पे दो फोर्स लग रहे हैं, पहियों में फ्रिक्शन लगता है, फ्रिक्शन, और एक है पुशिंग फोर्स। हम जिस दिशा में फोर्स लगा रहे हैं, पुश कर रहे हैं, उसकी विपरीत दिशा में फ्रिक्शन हमेशा लगता है। तो 10 न्यूटन की फोर्स से आगे बढ़ रहा है और 60 न्यूटन का फ्रिक्शन लग रहा है, दोनों की दिशाएं विपरीत हैं। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? लगा तो 100 न्यूटन का फोर्स लगा है, लेकिन जा कितने फोर्स से रहा होगा वो? जाहिर सी बात है कि 100 में से 60 घटा देंगे तो 40 न्यूटन किस फोर्स से जा रहा होगा? 40 न्यूटन के फोर्स से वो आगे बढ़ रहा होगा। अब एक्सेलरेशन इसका बात करें कितना होगा, त्वरण कितना होगा? तो हमने फार्मूला पढ़ा था F बराबर ma, बहुत पहले पढ़ा होगा सबने फोर्स के बारे में। F बराबर ma फार्मूला होता है। अब W बराबर mg पढ़ते थे, W एक फोर्स था तो W की F लिख दें, m की जगह मास रहेगा और g की जगह एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन a लगा देंगे। तो यहाँ पर हमको मास की आवश्यकता पड़ेगी, तो यहाँ हमने फोर्स निकाला है है 40 न्यूटन। फार्मूला हमने पढ़ा है बराबर ma, तो F की जगह हमने रखा है 40, m की जगह इसका मास दिया है मिस्टर थिकनेस का 100 kg, 100 लिखा, a लिखा, और उसको सॉल्व किया तो a बराबर 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।